हेलो स्टूडेंट, मैं शंकृत कश्यप पीजीटी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को। इस वीडियो में हमने थ्योरी पोर्शन के साथ न्यूमेरिकल पोर्शन को भी बहुत ज़्यादा कवर किया है, जिससे कि आगे चल के आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि फिजिक्स में हमेशा यूज़ होते हैं एज ए टूल्स। तो बिना समय गवाए काम शुरू करते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं। ओके तो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और इसके बाद में हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ये दोनों नाम एक ही हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम कंसिडर करते हैं। कोई पॉइंट L लेते हैं जहाँ से कि हम एक वेक्टर A लेते हैं और इससे थीटा एंगल बनाते हुए एक वेक्टर B लेते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग है। अब वेक्टर B जो है इसके फाइनल पॉइंट M से एक परपेंडिकुलर वेक्टर A पर हम डालते हैं, जो कि हम n नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से n पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है LNM। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम LN की वैल्यू निकालें तो निकल के आएगी B cos थीटा। अब इसकी ज़रूरत क्या है वो हम यहाँ पर समझते हैं। आप मान लेते हैं यहाँ पर कि वेक्टर A और वेक्टर B कोई दो फिज़िकल क्वांटिटी हैं, जहाँ पर कि वेयर जो मॉड ऑफ वेक्टर A है दैट इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। और इसी तरीके से मॉड ऑफ वेक्टर B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो फिर डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू A इंटू B cos थीटा। कहने का मतलब ये हो गया द डॉट प्रोडक्ट। आप इसकी डेफिनेशन चाहें तो इस ये जो आपने इक्वेशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as the product of the magnitude of first vector and the component of the second vector in the direction of first vector। इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। आपको बता दूं कि दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B ये दो कोई फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो जो इनका रिज़ल्ट होगा R वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप वर्क डन देखें, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वर्क डन, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। यानी फोर्स आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इनका रिजल्ट जो आता है वर्क डन वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही वेक्टर F डॉट वेक्टर V यानी फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये क्या होता है, ये आपका पावर भी आपकी वेक्टर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से आप 12th में एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वेक्टर B डॉट वेक्टर A यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, A फॉर एरिया। अच्छा, ये एरिया वेक्टर होता है, लेकिन 12th की बात है ये, वहाँ भी आप इसे पढ़ेंगे दोबारा। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये यहाँ पर आपको ये फर्स्ट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट के लिए आप इस तरह से डॉट लगाते हैं और इनका रिजल्ट क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है एंड सेम टू सेम हियर। डॉट प्रोडक्ट को हमेशा डॉट से या इस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ जाता है, उन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ये लिख के आता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B कैन बी रिटन एज वेक्टर B डॉट वेक्टर A। इन दोनों का रिजल्ट हमेशा इक्वल होगा। यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB cos थीटा इक्वल्स टू BA cos थीटा। यहाँ पर एक बार फिर दोबारा मैं बता दूँ, इनका जो रिज़ल्ट आता है AB cos थीटा, A मैग्नीट्यूड है, B भी मैग्नीट्यूड है वेक्टर B का, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब ये हो गया कहने का कि आपने ये लिखा वेक्टर A
डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि वेक्टर ए का मल्टीप्लाई इन दोनों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इस तरीके से इसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाएंगे। इसके अलावा अगर दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इसे ऐसे दिखा दें वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर ए, तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूनिट वेक्टर्स पर भी अप्लाई होती हैं। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर्स के लिए क्या होता है कि दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर वो सेम है, जैसे कि कैप आई डॉट कैप आई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैप आई और कैप आई इनकी वैल्यू 1 क्रॉस 1 होगी और दोनों एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दोनों ही पैरेलल हो गए। तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा इन दोनों के, यहाँ पर कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से कैप जे डॉट कैप जे इक्वल टू 1, और इसी तरीके से कैप के डॉट कैप के इक्वल टू 1, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई टू आई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे टू जे एंड के टू के ऑलवेज 1। नंबर 2, इसके बाद में अगर दो वेक्टर्स यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा कितना है 90 डिग्री है एक दूसरे के बीच में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनका रिजल्ट 0 होगा, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 90 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से अगर आप यूनिट वेक्टर्स लेते हैं दो, यानी कि कैप आई डॉट कैप जे इक्वल्स टू कैप जे डॉट कैप के इक्वल्स टू कैप के डॉट कैप आई, या फिर जे डॉट कैप आई के डॉट कैप जे और आई कैप आई डॉट कैप के, इनका रिजल्ट क्या होगा 0। उसकी वजह इससे सुनना, जैसे कि आप इसे उठाएं कैप आई डॉट कैप जे, कैप आई की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, कैप जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और दोनों एक दूसरे क्या होंगे परपेंडिकुलर। कैसे करके, ये हो गया एक्स एक्सिस कैप आई के लिए, ये हो गया वाई एक्सिस कैप जे के लिए, और दोनों एक दूसरे क्या हो गए परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से कैप जे डॉट कैप के 0 होगा, कैप के डॉट कैप आई की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी डॉट प्रोडक्ट की, जहाँ पर कि आप इनको यूज़ करना सीखेंगे न्यूमेरिकल्स में। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल इस तरीके से है, एग्जांपल मैंने सामने लिख दिया है, इससे बोलना है शो दैट वेक्टर p 2 कैप आई वेक्टर p इक्वल्स टू 2 कैप आई प्लस कैप जे प्लस 2 कैप के एंड वेक्टर q इक्वल्स टू 2 कैप आई माइनस 2 कैप जे माइनस कैप के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इन दोनों के बीच में p और q के बीच में कितना एंगल बनना है 90 डिग्री का, जैसे यहाँ पे थीटा दिखाना है और b के बीच में, तो यहाँ पर 90 डिग्री हमें दिखाना है, यानी थीटा हमें 90 डिग्री फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल्स टू p मैग्नीट्यूड p और मैग्नीट्यूड q इंटू कॉस थीटा। थीटा आपको पता करना है, तो पहले p और q का डॉट प्रोडक्ट लगाइए। इसमें आप डॉट प्रोडक्ट लगाना सीखेंगे कैसे होता है। तो वेक्टर p की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 2 कैप आई प्लस कैप जे प्लस 2 कैप के, ये वेक्टर p की वैल्यू रख दी। अब डॉट प्रोडक्ट लगेगा, डॉट प्रोडक्ट में q की वैल्यू रखिए 2 कैप आई माइनस 2 कैप जे माइनस कैप के इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। अभी इनका मैग्नीट्यूड मत लीजिए, ज़रूरत होगी तो ले लेंगे। देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होगा कि कैप आई का मल्टीप्लाई कैप आई के साथ में होगा, कैप जे का कैप जे के साथ में होगा, और कैप के का कैप के साथ में होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर आप कैप आई का मल्टीप्लाई जे के साथ और के साथ करते हैं तो कैप आई डॉट कैप जे 0 होता है, कैप आई डॉट कैप के 0 होता है। इसलिए जो मल्टीप्लाई है वो आई का आई के साथ में होगा, जे का जे के साथ में, के का के साथ में होगा। तो आप मल्टीप्लाई लगा दें 2 कैप आई 2 मल्टीप्लाई विथ 2 कैप आई डॉट कैप आई, ठीक है।
एक मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। जैसे कि आप यहाँ पे मान के चलिए एज़ पर रूल 2 का मल्टीप्लाई जे के साथ में भी करते, तो आंसर क्या आता है 2 क्रॉस 2 और कैप आई डॉट कैप जे। कैप आई डॉट कैप जे कितना हो जाता है आपका 0, आंसर ये 0 हो जाता है। इसलिए इनका मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैप आई का मल्टीप्लाई कैप जे और के साथ में, ऐसे जे का आई और के साथ में, ऐसे ही के का आई और जे के साथ में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा मल्टीप्लाई ऐसे करिए जैसे बताया गया था। इसके बाद में जे का जे के साथ में करिए, तो माइनस का यहाँ पर 1 माना जाएगा, कुछ नहीं है, तो 1 क्रॉस 2 कैप जे डॉट कैप जे। इसके बाद में के का मल्टीप्लाई के साथ है, तो माइनस का साइन लग गया, और 2 क्रॉस 1 और कैप के डॉट कैप के इक्वल्स टू क्या जाएगा पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है। इसके बाद में कैप आई डॉट कैप आई की वैल्यू 1 होती है, तो आप 1 2 2 4 मल्टीप्लाई विद 1, तो 4 माइनस 2 1 2 2 और कैप जे डॉट कैप जे इक्वल्स टू 1, कैप के डॉट कैप के इक्वल्स टू 1, तो 2 माइनस का 2 इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। माइनस का 4 और प्लस का 4 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। और जब 0 डिवाइड बाय पी क्यू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब कॉस के किस एंगल में 0 डिग्री आता है, कॉस के 90 एंगल में आता है, तो कॉस 90 इक्वल्स टू कॉस थीटा, या फिर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बिटवीन पी एंड क्यू। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, 90 डिग्री। तो मेरा मेन पर्पस है इस क्वेश्चन बताना कि परपेंडिकुलर प्रूफ करवाएं या वैल्यू फाइंड करवाएं। आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, और आई का आई के साथ में, कैप जी का कैप जी के साथ में, और कैप के का कैप के साथ में ही मल्टीप्लाई क्यों करना है, ये भी मैंने आपको रीज़न बताया। एक क्वेश्चन और करते हैं। इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि एक वेक्टर ए है जो कि कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस कैप के है, और दूसरा वेक्टर बी है जिसे मान लेते हैं 2 कैप आई माइनस कैप जे और प्लस कैप के। ठीक है, इस तरह से वेक्टर्स को ले लेते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, बिल्कुल पुराना वाला तरीका अपनाएंगे। हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो आपके पास में आपको तो कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में ए बी। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू कैसे पुट करेंगे आप इनकी, इसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए। जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। डायरेक्ट से मेरा मतलब है कैप आई का कैप आई के साथ, कैप जी का कैप जी के साथ, कैप के का कैप के साथ। तो अब ये मैग्नीट्यूड्स थे वेक्टर ए और वेक्टर बी के, तो इनकी वैल्यू रख दीजिए। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको लास्ट वीडियो में बताया जा चुका है। उसमें क्या करेंगे, कैप आई के टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कैप के टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ जो मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये कैसे लेंगे, कैप आई के टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस कैप जे के टर्म का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस कैप के टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर, तो ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके आपकी 1 अपॉन, और नीचे सॉल्व करके आ जाएगी वैल्यू √6 एंड √6 यानी कि 1/6। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/6। चाहें तो इंडेक्स में इसकी वैल्यू आप देखकर से पूरा लिख सकते हैं, अदरवाइज थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/6 लिख सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आंसर आएगा इसका 0.1667, और जब इस वैल्यू को हम कॉस के इंडेक्स टेबल में देखते हैं तो 80.4 डिग्री लगभग इतना आंसर आ जाएगा, ये जो एंगल थीटा है। तो लास्ट एग्जांपल करते हैं डॉट प्रोडक्ट का इस वीडियो में।
Find the projection of vector A in the direction of vector B, where vector A equals to cap I minus 2 cap j plus 2 cap k and vector B equals to 2 cap I plus cap j plus cap k। यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं डायग्राम बना दिया है, जहाँ पर कि आप पहले वेक्टर बी आपने ऊपर दिखाया था, वेक्टर ए नीचे दिखाया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वेक्टर बी नीचे दिखा दिया, वेक्टर ए ऊपर दिखाया, क्योंकि इन्होंने ये कह रखा है कि आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो आपने वेक्टर बी की डायरेक्शन ले ली यहाँ पर। तो हमारे पास में कहने का मतलब ये हो गया कि ए कॉस थीटा क्या है, इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। हमारे पास में ए कॉस थीटा इज़ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये है हमारे पास में। तो यानी कि हमें ए कॉस थीटा फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, दोनों लिख सकते हैं। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अब इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट लगा दो। डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसे कैप आई माइनस 2 कैप जे प्लस 2 कैप के डॉट 2 कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, आई के टर्म का स्क्वायर प्लस जे के टर्म का स्क्वायर प्लस के टर्म का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। या फिर ए कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसे इस तरफ ले जाते हैं, ए कॉस थीटा को इस तरफ ले जाते हैं, ए कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 आएगा, यानी कि ये आई वाला और जे वाले 2 तो आपस में कट जाएंगे, बचेगा केवल ये के वाला 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट में 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा 1 अंडर रूट 6। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 6। तो इस तरीके से आपने डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन देखे हैं। अब आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट पर। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर्स ले लेते हैं, वेक्टर ए और बी, जहाँ पर कि ए इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए है, इसे हम बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। एंड वेक्टर बी ले लेते हैं, दिस इज द वी लेते हैं, दिस इज द मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो हाउ कैन यू डिफाइन द वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए इंटू बी साइन थीटा cap n, means that the cross product of the two vectors is equal to the product of their magnitudes a and b having the sine angle between the both vectors, where cap n indicates the direction of vector a cross vector b। यानी कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b को अगर आप इस एक रिजल्टेंट वेक्टर r माने तो वेक्टर r इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये हो गया कि दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर वो दोनों ही वेक्टर हैं तो अगर उनका रिजल्टेंट एक वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी आता है तो इसका मतलब ये हुआ ये वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि सबसे पहली बात, वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा एक डायरेक्शन बेस्ड फिज़िकल क्वांटिटी होगा, और यहाँ पर जो आपको दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दिखाई दे रही है उसका रिजल्टेंट वेक्टर आर आपको यहाँ दिखा रखा है, यहाँ पर कि कैप एन आपको डायरेक्शन बता रहा है कुल। अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, इसका रिजल्टेंट क्या है, टॉर्क होता है, जो कि आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर आर आ रहा है उसकी जो क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। ऐसे ही वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम एल को का रिजल्टेंट देता है। यहाँ पर पी मोमेंटम है और यहाँ पर एफ फोर्स है, जो आर है उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ऐसे ही आप लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है, जहाँ पर कि आप वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्यू
इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी दिखाते हैं, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल और ये बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इस चार्ज पर लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कि दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्टेंट भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है आर साइन थीटा, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर जो कंपोनेंट है साइन थीटा वो आर का होगा, वो फोर्स का नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होगा, मोमेंटम का नहीं है। और ऐसे ही इसमें जो वी साइन थीटा आएगा इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आगे चलते हैं, हम इसमें मेन चीज़ जो समझने वाले हैं वो ये है कि आखिर जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है उससे हम डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं। एक एग्जांपल समझेंगे और पहले हम रूल को समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता करने का क्या तरीका है। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, इसके लिए आपको राइट हैंड स्क्रू रूल के नाम से आप इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं रिजल्टेंट की। जैसे कि अब पहले मैं डायरेक्शन बता दूं, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये फिज़िकल क्वांटिटी यानी वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जो फिज़िकल क्वांटिटी की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरीके से, तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड रहेगी, जैसे कि आप किसी स्क्रू को ओपन करते हो। मैं आपको एक बार डायरेक्शन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। ये मेरे पास में रिंच है और ये एक स्क्रू है, ठीक है। ये जो आपको आर्म दिखाई दे रही है, आप क्या करते हैं, मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसे रोटेट करते हैं तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाता है। रिजल्टेंट मतलब आपका जो दोनों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की जो भी वैल्यू है, जैसे कि टॉर्क की बात करते हैं। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं, आप जनरली घर पे भी घुमा के देख सकते हैं, इस तरह से अगर घुमाते हैं तो जो स्क्रू है वो ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से करके। तो ये हो गया रिजल्टेंट हमारा। अब जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको टॉर्क की बात समझा रहा था, ये इस तरह से टॉर्क मैंने लिखा था वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है, इंटू आर साइन थीटा इंटू फोर्स। यहाँ पर जो एफ है वो मेरे हाथ के थ्रू लगने वाला हो गया फोर्स, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ। और जो आर क्या है, ये आर डिस्टेंस है इस स्क्रू के सेंटर से लेकर इस ये जो आपकी रेंज का एंड पॉइंट है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर हो गई। और जो मेरा फोर्स है वो एफ हो गया। अगर मैं अपने फोर्स को वर्टिकल इस तरह से लगा रहा हूँ, मतलब ये देखिए मेरा फोर्स हो गया, ये उंगली ये 90 डिग्री पर है रेंज आर, और जो मेरी फिंगर है वो 90 डिग्री पर है। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, आर साइन 90 इंटू फोर्स। अब ये आर साइन 90, ये साइन थीटा निकलता कैसे, इसे मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके से जो टॉर्क है वो आर इंटू एफ हो जाएगा, इंटू साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये हो गया। अभी जो मैं आपको दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बता रहा था उसमें वेक्टर ए की जगह क्या आ जाएगा, आर, जैसे इसको बताया था मैंने आपको, ये आर हो जाएगा। और जो एफ है वो बी की जगह आ जाएगा। अगर इन दोनों का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है इस तरह से करके, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो वर्टिकली अपवर्ड होगी। इसे आपको क्या समझना है, आपको इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रख के इस तरह से कंसीडर करना है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है तो क्या होगा, आपके जो रिजल्टेंट है, जो टॉर्क हो या फोर्स हो या एंगुलर मोमेंटम कुछ भी हो, वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, जैसे ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू में ये नट है, इस नट को अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इस तरह से करके, तो ये नीचे की तरफ जाता है। ये देखिए, ये यहीं से डायरेक्शन निकाली जाती है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ऊपर की तरफ आता है। ये जो एग्जाम्पल हैं ये हर जगह अप्लाई होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन तो वर्टिकली अपवर्ड होगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं आप, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की। राइट हैंड स्क्रू रूल को समझने के लिए आप अपने सीधे हाथ को यूज़ कर सकते हैं। सीधे हाथ को यूज़ करने के लिए आप तीनों फिंगर्स को इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर करें, इस तरह से। ये देखिए,
यहाँ पर जो फर्स्ट फिंगर है, 4 फिंगर, वो वेक्टर ए की जगह आ जाएगी, जो आपकी सेकंड फिंगर है, मिडिल फिंगर है, वेक्टर बी की जगह आ जाएगी, और जो आपका थंब है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, इसको हम अप्लाई करना सिखाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था, अभी आपको फाइंड करनी है फोर्स की डायरेक्शन किसी चार्ज पार्टिकल के लिए, विच इज़ मूविंग वेक्टर वेलोसिटी, वेक्टर वी वेलोसिटी और वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड से। आप इस तरह से कंसीडर कर लीजिए कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और इसमें चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है ऐसे करके। ये जानबूझ के मैंने इजी केस लिया है थोड़ा सा। तो इसमें क्या करते हैं, अब आपको ये चेक करना है कि इस डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल Q जब एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स की तरफ है, और उसमें परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, ये इस तरह से प्लस Q। तो वो चार्ज पार्टिकल एंटर करते ही मैग्नेटिक फील्ड में किधर की तरफ डिस्प्लेस्ड होगा, किधर की तरफ उस पर फोर्स लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे निकालते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से आप निकाल लीजिए। इसके लिए आप तीनों फिंगर्स को इस तरह से रखिए। जो आपकी वेलोसिटी है वो किस पर आ जाएगी, वो 4 फिंगर पे आएगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका मिडिल फिंगर पर आएगा, यानी इनके अकॉर्डिंग। तो आपने क्या काम किया, आपने पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर कर दी। इसके बाद आपने जो आपकी 4 फिंगर है उसे डाउनवर्ड कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी आपने फर्स्ट फिंगर पर ली है। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है किधर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ है, ऐसा चार्ज पार्टिकल कोई भी जब अंदर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो बाहर की तरफ डिस्प्लेस्ड होगा, यानी कि वर्टिकली आउटवर्ड। तो अगर आपको एग्जाम में ये लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी चार्ज पार्टिकल पर। तो यहाँ इस तरीके से हम जो है राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की मदद से। यही चीज़ हम कैप आई, कैप जे, कैप के की मदद से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स को समझते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की। सबसे पहले ये वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता था, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो इक्वल्स टू कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो। आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन बदल जाती है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करते ही। इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो ये 2 डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाए हैं। पहला डायग्राम इसको दिखा रहा है वेक्टर ए क्रॉस बी को। वेक्टर ए क्रॉस बी के लिए आपने जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ली है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आर के बराबर होगा। और अगर आप वेक्टर बी क्रॉस ए लेते हैं तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी कि पहले पॉजिटिव डायरेक्शन थी पॉजिटिव वाई में, तो अब नेगेटिव वाई में चली जाएगी। इसलिए अगर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू दिखाते हैं वेक्टर बी क्रॉस ए, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा रिजल्टेंट, यानी कि ये यहाँ पर क्या होगा, ये रिजल्टेंट नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, इक्वल तो होंगे, वैसे मैग्नीट्यूड इनका दोनों का इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। वेक्टर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों सेम वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तो a इंटू साइन 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक बात और समझ लीजिए कि अगर आप लिखते हैं कैप आई क्रॉस कैप आई, तो 1 क्रॉस 1 साइन 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पर पैरेलल हैं और इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1। ऐसे ही j क्रॉस j इक्वल्स टू 1 क्रॉस 1 साइन 0 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही कैप के क्रॉस कैप के इक्वल्स टू 0, यानी कैप आई क्रॉस कैप आई, कैप जे क्रॉस कैप जे, कैप के क्रॉस कैप के, इनका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। ये हमें आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। नंबर थर्ड, अब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं अनलाइक यूनिक वेक्टर्स का, जैसे कि कैप आई क्रॉस
कैप जे इक्वल्स टू कैप के बराबर होता है। कैप जे क्रॉस कैप के इक्वल्स टू कैप आई के इक्वल होता है, और कैप के क्रॉस कैप आई इक्वल्स टू कैप जे के इक्वल्स टू होता है। आई जे के आई और के आई जे। अच्छा, इसके बाद में अगर इसको डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हो आप, यानी कि आप इसे ऐसे दिखाते हो कि कैप जे क्रॉस कैप आई, तो ये हो जाएगा माइनस का कैप के, और कैप के क्रॉस कैप जे इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का कैप आई, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही आप अगर कैप आई क्रॉस कैप के लगाते हो क्रॉस प्रोडक्ट में, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और आंसर आएगा माइनस कैप जे। इसको याद करने के लिए एक डायग्राम है जिसे आप समझ सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से बता रहे हैं। आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे कि आप, जैसे अभी आपको मैंने बताया है कि आई जे जो कैप आई क्रॉस कैप जे का जो रिजल्टेंट है वो कैप के बराबर होगा, यानी आई और जे पर कोई दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो उनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, जेड एक्सिस पर। सेम टू सेम एक्स एक्सिस, सेम टू सेम फॉर वाई एक्सिस। अब इसको याद कैसे करते हैं? याद करने के लिए आप एक एक्स वाई जेड प्लेन बनाएं, उसमें यूनिट वेक्टर्स आई जे को दिखा दें और इनके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा दें। पहली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई जे पर आती है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, के। दूसरी जे के लिए आती है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आई। तीसरी अगर के और आई लेते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जे। अब इसका अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कर दें तो ये आंसर किस में आ जाएंगे, नेगेटिव में। जैसे कि यहाँ से देखिए, सबसे पहले जे क्रॉस आई का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस का कैप के। इसके बाद में आई क्रॉस कैप के, अगर देख आई क्रॉस कैप के का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का कैप जे। और ऐसे ही कैप के क्रॉस कैप जे, और क्लॉकवाइज में आप दिखा रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का कैप आई। तो अब इसके हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमें ये समझ में आ जाए कि वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है, यानी कि डायरेक्शन और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर कि बोल रहा है इफ़ वेक्टर आर इक्वल्स टू 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे माइनस कैप के एंड वेक्टर एफ इक्वल्स टू कैप आई माइनस कैप जे प्लस कैप के। वेक्टर आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको एक स्क्रू और फ्रेंच का एग्जाम्पल दिया था, तो ये इस तरह से अगर ये स्क्रू है और ये जो आपको रिंच जो दिखाई दे रही थी, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी आर, बाकी ये फोर्स जो है वो एफ हो जाएगा। तो इस तरीके से है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लोकेशन इस तरह से एक्स वाई जेड प्लेन में और फोर्स की लोकेशन इस तरह से है। तो पूछे टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क का मतलब है रोटेशन कितना होगा इसमें जो भी स्क्रू है। तो रोटेशन के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो टॉर्क है दैट इज़ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है। अब इन दोनों के लिए क्या करेंगे, एक बहुत ही आसान तरीका है डिटरमिनेंट्स का। इसके लिए एक डिटरमिनेंट बनाइए और यहाँ पर कैप आई कैप जे कैप के लिख लीजिए। इसके बाद में जो वेक्टर आर है इसके कंपोनेंट को पहले लिखिए। ये वेक्टर आर पहले है तो वेक्टर आर के कंपोनेंट पहले आएंगे, यानी कैप आई का कैप जे का कैप के का। तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो 2, 3, -1 है। इसके बाद में जो वेक्टर एफ है इसके लिए 1, -1, 1 ये लिख लीजिए, आई जे की वैल्यू हो, ठीक है। इसके बाद में अगला रूल क्या है, अगले रूल के लिए वेक्टर टॉर्क इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। रूल इस तरह से है कि जो कैप आई के कंपोनेंट को हाइड कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट। तो कैप आई लिखेंगे, कैप आई के बाद में 3 क्रॉस 1 लगाएंगे इस तरीके से करके, और फिर माइनस का साइन आएगा। माइनस के साइन के बाद में -1 मल्टीप्लाई विथ -1 इस तरीके से। ये माइनस क्यों आता है इसका भी लॉजिक है। उसके बाद फिर माइनस कैप जे लगेगा। इसके बाद में फिर दोबारा क्या करेंगे कि कैप जे के कंपोनेंट्स को हाइड करके आई और के में क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, राइट टू लेफ़्ट टू राइट एंड लेफ़्ट टू राइट इस तरह से करके, ठीक है। वैल्यू पर लगाइए यहाँ पर, तो अंदर आ जाएगा 2 क्रॉस 1, माइनस का साइन लगेगा। उसके बाद में 1 क्रॉस -1, ठीक है। इसके बाद में प्लस कैप के, ये कैप आई माइनस कैप जे प्लस के कैप के क्यों आ रहा है, इसका एक लॉजिक है। वो लॉजिक हम अगली वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद में अब बारी आती है कैप के लिए। तो कैप के लिए क्या करेंगे, कैप के कंपोनेंट्स को हाइड करेंगे और आई और जे में क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे इस तरह से लेफ़्ट टू राइट।
तो 2 क्रॉस -1 और 2 क्रॉस -1, माइनस का साइन लगाएंगे, और 1 क्रॉस 3। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करके आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा कैप आई 3 माइनस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई विद माइनस, यानी माइनस का 1 माइनस कैप जे अंदर 2 1 ज़ा 2 माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस कैप के, अब माइनस का 2 2 1 ज़ा 2 और माइनस का 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में? यहाँ पर टॉप की वैल्यू आ जाएगी 2 कैप आई माइनस का 3 कैप जे और माइनस का 5 कैप के न्यूटन मीटर। ये टॉर्क की यूनिट होती है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो टॉर्क की वैल्यू है वो आई जे के में आई है। इसका मतलब ये क्या है? ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर टॉर्क इक्वल्स टू टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ये अंडर रूट में आई की टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस जे की टर्म का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस के की टर्म का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 5 ज़ा 25। तो इस तरीके से सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 6.16 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, शो दैट वेक्टर p इक्वल्स टू -6 कैप आई प्लस 9 कैप जे -12 कैप के एंड वेक्टर q इक्वल्स टू 2 कैप आई -3 कैप जे प्लस 4 कैप के आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल सॉल्व करने के लिए वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q मस्ट बी 0, ये 0 आना चाहिए। तो हमने क्या करा, डिटरमिनेंट पहले ही बना लिया है यहाँ पर, और कैप आई कैप जे कैप के लिख दिया है। वेक्टर p की वैल्यू -6 9 और -12 यहाँ से लिख ली है, और वेक्टर q की वैल्यू यहाँ से लिख ली है 2 -3 और 4 इस जगह पर। इसके बाद इन दोनों का यहाँ पर अगला प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। तो कैप आई इक्वल्स टू हो जाएगा, कैप आई के टर्म को हाइड करके जे और के में क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, 9 क्रॉस 4 माइनस का साइन -3 क्रॉस माइनस का 12। ठीक है, इसके बाद में माइनस कैप जे हो जाएगा, और कैप जे के टर्म्स को हाइड करके आई और के में क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, -6 क्रॉस 4 एंड माइनस का साइन 2 क्रॉस माइनस का 12। इसके बाद में प्लस कैप के लेंगे, और प्लस कैप के लिए कैप के टर्म्स को हाइड करें और आई और जे में क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं, यानी कि -6 क्रॉस माइनस का 3 और माइनस का साइन लगाएंगे 2 क्रॉस 9। इस तरीके से करके आपका आंसर क्या आ जाएगा? कैप आई 9 4 ज़ा 36 माइनस और माइनस -3 माइनस यानी कि माइनस का 36 माइनस का कैप जे माइनस का 24 और माइनस माइनस प्लस 24 प्लस कैप के माइनस और माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18 एंड माइनस का 2 9 ज़ा 18। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया? 0 कैप आई माइनस का 0 कैप जे और प्लस का 0 कैप के। तो कुल मिलाकर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि इनका साइन थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q कितना आ जाएगा? 0 आपका। तो यहाँ पर हमें वेक्टर प्रोडक्ट के 2 एग्जांपल्स किए हैं। इन एग्जांपल्स में हमने जाना कि किस तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्शनल मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और कोई अगर शो दैट वाली कंडीशन आती है तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड भी निकाल सकते हैं। तो उसे निकालने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, और साथ के साथ हम वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ और टर्म्स हैं उनको भी सीखेंगे, और इसके साथ ही हम इस नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल को भी करना सीखेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।